हेलो एवरीवन, वेलकम टू यूपीएससी पे चर्चा विद विशाल। तो चलिए स्टार्ट करते हैं स्पेक्ट्रम का यूनिट 3 चैप्टर नंबर 6। तो इसमें देखेंगे हम पीपल रेजिस्टेंस अगेंस्ट ब्रिटिश बिफोर 1857 से पहले जो भी पीपल ने रेजिस्टेंस करा ब्रिटिशर्स के खिलाफ। ऑब्वियसली बात है कि जब वो उनकी इतनी सारी जो रणनीति वगैरह थी या जो वो चीज़ें अप्लाई कर रहे थे, लोग उससे काफ़ी ज़्यादा परेशान हो गए। तो लोगों ने उनके खिलाफ फिर विद्रोह करने भी थोड़े से स्टार्ट कर दिए, रेजिस्टेंस दिखाने स्टार्ट करा। विद्रोह कहना तो चलो एक सही नहीं वो, क्योंकि छोटे छोटे रेजिस्टेंस होते थे। रेजिस्टेंस इन द सेंस कि वो उनसे नाखुश होते थे तो उनके खिलाफ मतलब काफ़ी सारे कदम उठा लेते थे। और वो नाखुश क्यों होते थे? क्योंकि इनका जो एक मतलब टैक्स वगैरह जो होते थे वो काफ़ी ज़्यादा लेते थे इनसे, और मतलब इनको काफ़ी सप्रेस करने की कोशिश करते थे और इनका खिलाफ पुलिस बल का यूज़ कर लेते थे। तो इस वजह से पीपल इनके लिए मतलब जस्ट लाइक रेजिस्टेंस क्रिएट करते थे अपनी ना मतलब जाहिर की दर्ज करा के, जस्ट लाइक जैसे पीजेंट थे, आर्टिशन, आर्ट ट्राइबल रूलिंग क्लासेस वगैरह ये सब, या रिलीजियस लीडर्स। तो इन्होंने अपनी प्रोटेक्शन को मतलब एक तरीके से फोर्ट फॉर द प्रोटेक्शन ऑफ देयर इंटरेस्ट एट टाइम्स सेपरेटली एंड एट टाइम्स टुगेदर। मतलब कई बार अपने इंटरेस्ट के लिए आते थे कुछ ग्रुप, कई बार एक साथ इकट्ठे होकर आ जाते थे। ठीक, वो डिपेंड करता था कि एगिटेशन कैसा है। जस्ट लाइक जैसे एगिटेशन हुआ बनारस में 1810 में, यह होता हाउस टैक्स के खिलाफ में, क्योंकि इम्पोज करा गया था कॉलोनियल गवर्नमेंट के द्वारा। सूरत राइट्स हुए थे 1814 में, अगेंस्ट हुए थे ये सोल्ट ड्यूटी। राइज हुआ था बरेली में 1816 में, अगेंस्ट पुलिस टैक्स एंड म्यूनसिपल टैक्सेस, जो कि कुछ एग्जांपल अर्बन मूवमेंट के, जिसमें पीपल जो है लोअर स्टेटस है जस्ट लाइक आर्टिसंस, पेटी शॉपकीपर्स एंड अर्बन पुअर जो एक साथ आए थे और वो लड़े थे। और जो इंटरेस्ट था इस रजिस्ट का वो मतलब वेरी करता था, हर एक सेक्शन सेक्शन का अलग अलग है। मतलब जस्ट लाइक जैसे कोई किसी चीज़ के खिलाफ रेजिस्टेंस दिखा रहा है, कोई किसी चीज़ के। तो अगर बिपिन चंद्रा के अकॉर्डिंग देखा जाए तो पीपल जो रेजिस्टेंस करते थे वो तीन ब्रॉड फॉर्म्स होती थी। एक होता था सिविल रेबिलियन, एक होता था ट्राइबल अपराइजिंग, एक पीजेंट मूवमेंट। यानी कि एक सिविल लोगों के द्वारा, मतलब जस्ट लाइक जो कॉमन नागरिक है या जो ट्राइबल में रह रहे हैं उनके द्वारा, या जो किसान हैं उनके द्वारा। और वी हैव ऑल्सो कंसिडर्ड मिलिट्री रिवोल्ट्स, मतलब मिलिट्री रिवोल्ट्स भी आपको देखने को मिले, जस्ट लाइक जैसे आप बोल सकते हैं 1857 में जो वो विद्रोह आपको देखने को मिला। तो इस तरीके से तमाम सारी चीज़ें मिल रही थी। ये पीपल रेजिस्टेंस जो है उसका जेनेसिस क्या है? जेनेसिस क्या है कि देखो, ऑब्वियसली बात है करप्ट प्रैक्टिसेस हो रही थी, हार्ड एटीट्यूड था ऑफिशियल्स का इन लोगों के खिलाफ में। तो ऑब्वियसली बात है कि इन लोगों में गुस्सा तो और आक्रोशपन आएगा, है कि नहीं? और इनके ग्रेवियांस को सुना नहीं जा रहा था। मतलब वो जो था वो अपने लालच में कंपनी अपना पैसा कमा रही थी, जैसे तैसे करके इन लोगों से मार के पीट के अपनी पॉलिसीज़ को ज़बरदस्ती थोप के। पॉजिटिव फैक्टर्स जो कि पीपल अपराइजिंग्स के आपको देखने को मिल जाएंगे, जो मेजर फैक्टर रेस्पॉन्सिबल हैं पीपल रिसेंटमेंट के अपराइजिंग के ब्रिटिश रूल के खिलाफ, वो क्या है? जो कॉलोनियल लैंड रेवेन्यू सेटलमेंट था वो उसका हैवी बर्डन था, न्यू टैक्सेस का था, इवेक्शन जो था पीजेंट्स को उन्हीं की ज़मीन से उनको भगा रहे हो, एनक्रोच, और ट्राइबल लैंड्स को तुम एनक्रोच कर रहे हो, ले रहे हो। एक्सप्लोइटेशन था रूरल सोसाइटी में, ठीक। और क्यों? क्योंकि इनके बीच में इंटरमीडियरी रेवेन्यू कलेक्टर्स होते थे, वो और ज़्यादा पैसे लेते थे, टेनेंट्स होते थे, मनी लेंडर्स थे। एक्सपेंशन हुआ था रेवेन्यू एडमिनिस्ट्रेशन का ट्राइबल लैंड के ऊपर में, और ट्राइबल पीपल ने अपना लैंड जो था वो भी खो दिया था, एग्रीकल्चर एंड फॉरेस्ट लैंड। प्रमोशन हुआ किसका? ब्रिटिश मैन्युफैक्चरिंग गुड्स का। हैवी ड्यूटीज़ लगी इंडियन इंडस्ट्रीज़ पे, स्पेशली एक्सपोर्ट ड्यूटीज़ ने काफ़ी ज़्यादा डिवास्टेशन करा इंडियन हैंडलूम एंड हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्री का। डिस्ट्रक्शन देखने को मिला इंडिजीनियस इंडस्ट्री का, और इसकी वजह से जो माइग्रेशन आपको देखने को मिलेगा वर्कर्स का इंडस्ट्री से एग्रीकल्चर की तरफ, इंक्रीज हुआ प्रेशर लैंड एंड एग्रीकल्चर पे। सिविल अपराइजिंग, जो सिविल है इसका मतलब ये कि एवरीथिंग जो कि रिलेटेड नहीं है डिफेंस और मिलिट्री से, बट इंक्लूडेड है वो अपराइजिंग्स में, ठीक। और ये होते थे मतलब जस्ट लाइक जैसे डिसेंडेंट होते थे पुराने ज़मीन, मतलब जो पहले ज़मींदार थे उनके, या लैंड लॉर्ड्स के, पॉलीगर्स जो कि साउथ इंडिया में होते थे, ये होल्डर्स होते थे किसके? टेरिटरी के या पलायम के। और कंसिस्टिंग यानी कि कुछ फ्यू ब्लेज को ये मतलब दे देते थे एक तरीके से कि जस्ट लाइक तुम यहाँ से रिवेन्यू कलेक्ट कर लो, तो उनको पॉलीगर्स वगैरह बोल दिया जाता था वहाँ पे। या एक्स रिटेनर्स होते थे या ऑफिशियल्स होते थे किंगडम्स वगैरह के, तो सिविल लोग थे ये एक तरीके से ये। और मेजर कोर्स क्या था सिविल अपराइजिंग का? थी कंपनी रूल के अंडर में काफ़ी सारे चेंजेस देखने को मिले थे इकोनॉमी, एडमिनिस्ट्रेशन, लैंड रेवेन्यू सिस्टम में, जिसकी वजह से लोग इनके खिलाफ हो गए थे। काफ़ी सारे जो ज़मींदार और पॉलीगर्स थे उन्होंने अपना कंट्रोल लूज़ कर दिया था अपनी ही ज़मीन पे, और रिवेन्यू भी नहीं मिल पा रहा था उनको। और पर्सनल स्कोर्स टू सेटल विद द न्यू रूलर्स, और जो ईगो था ट्रेडिशनल ज़मींदार एंड पॉलीगर्स का वो हर्ट हो गया था,
क्योंकि इनको साइडलाइन कर दिया गया था गवर्नमेंट ऑफिशियल्स में, इनको रैंक वगैरह कुछ भी ऐसा था भी नहीं। तो एक न्यू क्लास आ रही थी मर्चेंट्स की एंड मनी लेंडर्स की, और इंडियन हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्री जो थी वो पूरी तरीके से ख़त्म हो रही थी कॉलोनियल पॉलिसीज़ की वजह से। अब इनके पास सारी चीज़ें, मतलब पैसे वगाने का जो एक पैसा कमाने का जो एक तरीका था वो भी ख़त्म हो रहा था। जो प्रीस्टली क्लास थी इंस्टिगेट को करा उसने हेट्रेड एंड रिबिलियन इन लोगों के खिलाफ, बिकॉज उनके जो रिलीजियस प्रीचर्स थे, प्रीस्ट थे, पंडित मौलवीज, ये सारे डिपेंडेंट हो गए थे ट्रेडिशनल लैंडेड एंड ब्यूरोक्रेटिक इलाइट पे। और जो फॉल था जमींदार्स का एंड फ्यूडल लॉर्ड्स का वो डायरेक्टली अफेक्ट करा प्रीस्टली क्लास को। जो फॉरेन करेक्टर था ब्रिटिश रूलर्स का वो ऑलवेज रहा एलियन इस लैंड के लिए हमेशा। और एलियन वगैरह ये सारी चीज़ें क्या होती है कि जो कि बाहर के कंट्री के लोग होते हैं। और अगर आपको और डिटेल में जानना है तो लक्ष्मीकांत वाली सीरीज़ को आप फॉलो कर सकते हैं मेरी, पॉलिटी, जो कि मैंने उसमें पढ़ा है। जनरल करेक्टरिस्टिक क्या थी सिविल अपराइजिंग्स की? ये जो अपराइजिंग्स थी मोस्ट केसेस में रिप्रेजेंट करती थी कॉमन कंडीशन, जो कि सेपरेटेड थे टाइम एंड प्लेस में। और जो सेमी फ्यूडल लीडर्स होते थे सिविल अपराइजिंग के, वो बैकवर्ड लुकिंग एंड ट्रेडिशनल होते थे आउटलुक में। और बेसिक ऑब्जेक्टिव था रिस्टोर करना अर्लियर फॉर्म रूल के एंड सोशल रिलेशन की। और अपराइजिंग जो थी इसकी वजह से काफ़ी, मतलब वो किस वजह से थी? क्योंकि लोकल कोजेस थे, ग्रीवियंसेस थे उन लोगों की, तो इस वजह से इंपॉर्टेंट सिविल अपराइजिंग अगर आप देखेंगे तो सन्यासी रिवोल्ट 1763 से 1800 के बीच में। तो डिजास्ट्रस फेमाइन आया था 1770 में, और इसने इकोनॉमिक ऑर्डर जो था वो मतलब इकोनॉमिक ऑर्डर ऑफ द कंपेल्ड अ ग्रुप ऑफ सन्यासीज इन ईस्टर्न इंडिया टू फाइट द ब्रिटिश योक, ओरिजिनली पीजेंट इवन सम एवेक्टेड फ्रॉम लैंड। दीज सन्यासीज वर जॉइंड बाय अ लार्ज नंबर ऑफ डिपोज्ड स्मॉल जमींदार्स। मतलब बेसिकली अगर आप देखेंगे तो ये काफ़ी ज़्यादा हार्श इकोनॉमिक ऑर्डर लिया गया था ब्रिटिश के द्वारा। जो ये सन्यासी थे ईस्टर्न इंडिया में उनको हटाने की कोशिश कर रहे थे एक तरीके से। स्टार्टिंग में तो ये अकेले लड़ रहे थे, लेकिन बाद में इन सबको ज्वाइन करा गया। स्मॉल जमींदार, सोल्जर्स, रूलर, पुअर जो लोग होते थे इनके द्वारा उन्होंने रेड करा कंपनी की फैक्ट्रीज पे, ट्रेजरीज पे, और लड़ाइयाँ लड़ी। ये बेसिकली इट वाज ओनली जिस टाइम पे वॉरेन हेस्टिंग ने, मतलब वॉरेन हेस्टिंग के समीप ही एक तरीके से आपको ये चीज़ देखने को मिल जाएगी। जैसे ही उन्होंने सन्यासी इसके खिलाफ इस तरीके के चीज़ें करी, उनको हटाने की कोशिश करी। इक्वल पार्टिसिपेशन देखने को मिला हिंदू एंड मुस्लिम का इस अपराइजिंग में। और कई बार इस चीज़ को बोल दिया जाता है फ़कीर रेबेलियन। और इसमें अगर आप देखेंगे मजनूम शाह, जिसको मजनू शाह बोलते हैं, चिराग अली, मूसा शाह, भवानी पाठक, देवी चौधरानी इंपॉर्टेंट लीडर थे। देवी चौधरानी पार्टिसिपेशन रिकॉग्नाइज करा गया क्योंकि वुमेन का रोल काफ़ी मतलब इसमें देखने को मिला अगेंस्ट द ब्रिटिश। और जो आनंदी मठ है, जो कि एक सेमी हिस्टोरिकल नॉवल है बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय जी के द्वारा, वो इसी सन्यासी रिवोल्ट पे बेस्ड है। बंकिम चंद्र जो कि उन्होंने नॉवल भी लिखी थी देवी चौधरानी करके, वो इम्पोर्टेंस दिखाते हैं वुमेन की, किस तरीके से उन्होंने स्ट्रगल लड़ा लोगों के खिलाफ। और रिवोल्ट हुआ था मिदनापुर में और धलभूम में 1766 से 1774 के बीच में। जो इंग्लिश मैन थे वो होल्ड ले लेते हैं मिदनापुर पे 1760 में। और उस समय पे लगभग 3000 जमींदार एंड तालुकदार कोर्डिलियल, मतलब उनके रिलेशन से रियोट्स के साथ में, ठीक। तो लगभग जितने ये मतलब 1760 में उस समय पे लगभग 3000 जमींदार और तालुकदार जो थे उनके काफ़ी ज़्यादा, मतलब अगर आप देखेंगे तो ये एक साथ आए और रियोट्स करे। और हारमोनियस सिनेरियो जो था, मतलब जो कि किस वजह से हुआ था ये सब, न्यू लैंड रेवेन्यू सिस्टम आ गया था इंग्लिश के द्वारा 1772 में। और जो ब्रिटिश गवर्नर थे वंशी तट करके, तो जो ज़मीन वंशी तट के अकॉर्डिंग टू द ब्रिटिश गवर्नर वंशी तट, उन्होंने बताया कि जो ज़मींदार थे मिदनापुर के साइडेड विद द राइट्स इन केस ऑफ कॉन्फ्लिक्ट विद द राइट्स एंड इंग्लिश रेवेन्यू कलेक्टिंग ऑफिशियल। जो ज़मींदार थे धलभूम, मनभूम, कलेक्टिंग रायपुर, ये सब जगह के, लिविंग इन द वास्ट ट्रैक्ट ऑफ जंगल महल्स ऑफ वेस्ट एंड नॉर्थ वेस्ट मिदनापुर, पर अल्टीमेटली डिस्पोज ऑफ देयर जमींदारीज बाय 1800। द इम्पोर्टेंट, मतलब कुल मिला के ऐसा समझ लो इंग्लिश ऑफिशियल्स ने इनकी ज़मींदारी ले ली थी। जो कि कहाँ ज़मींदार से धलभूम, क्या, जो कि धलभूम, मनभूम, रायपुर, पंचेट, जटीबुनी, करनगर, इन सब जगह के ज़मींदार थे, उनकी ज़मींदारी चली गई थी कुल मिला के। इंपॉर्टेंट लीडर्स थे दामोदर सिंह एंड जगन्नाथ धल। रिवोल्ट हुआ मुआमरी 1769 से 1799। जो रिवोल्ट था
मोएमरीज का 1769 में एक पोटेंट चैलेंज था अथॉरिटी के लिए अहोम किंग्स की, जो कि आसाम के थे। मोएमरीज जो कि एक लो कास्ट पीजेंट थे, जो कि फॉलो करते हैं टीचिंग अनिरुद्ध देव का, जो कि रहे थे 1553 से 1624 के बीच में, और उनका राइज जो था वो सिमिलर था अदर लो कास्ट ग्रुप की तरह नॉर्थ इंडिया में, और जो रिवोल्ट था वो वीक कर देते हैं अहोम को एंड ओपन करते हैं डोर फॉर अदर्स टू अटैक द रीजन। फॉर इंस्टांस इन 1792 जो किंग थे दारंग के, जो कि कृष्ण नारायण, जो कि असिस्ट करे जाते हैं बैंड ऑफ बुरकंदेज, वो डिमोबलाइज कर देते हैं सोल्जर्स ऑफ द मुस्लिम आर्मीज एंड जमींदार्स। ओके, मतलब कुल मिला के जो ये रिवोल्ट था वो वीक कर देता है अहोम को, और ये दरवाजे खोल देता है एक तरीके से अदर लोगों के लिए, जिससे कि वो अटैक कर सके रीजन पे। एक समय पर 1792 में जो किंग थे दरंग के, तो वो असिस्ट करे जाते हैं उनके बैंड बुरकंदीज के द्वारा, और वो रिवोल्ट करते हैं फिर। और जो ये क्रश था टू क्रश, और इस रिवोल्ट को क्रश करने के लिए जो अहोम रूलर थे वो रिक्वेस्ट करते हैं ब्रिटिश हेल्प की। तो मोआमरीज जो कि द मोमेरीज मेड भाटियापुर देयर हेडक्वार्टर्स, मतलब उसको हेडक्वार्टर बना लेते हैं अपना, और रंगपुर एंड जोरहट जो कि मोस्ट अफेक्टेड रीजन था। ओके, और जो अहम किंगडम था वो सर्वाइव द रिवेलियन, और जो बीग किंगडम फेल टू बर्मनीज इन्वेजन एंड फाइनली कम अंडर ब्रिटिश रूल, यानी कि जो हेम किंगडम था वो सर्वाइव कर जाता है इस रेवेलियन में, लेकिन जो वीकेंड किंगडम थे वो बर्मनीज इन्वेजन के अंदर चले जाते हैं, वो वर्मनीज इन्वेजन के अंडर में चले जाते हैं, एंड फाइनली वो ब्रिटिश रूल के अंडर में आ जाते हैं फिर बाद में। सिविल अपराइजिंग गोरखपुर एंड बस्ती एंड बहराइच 1781 में। वॉरेन हेस्टिंग इन ऑर्डर टू मीट द वॉर एक्सपेंसेस अगे, मतलब वॉरेन हेस्टिंग जो है कि उनकी लड़ाई हुई थी मराठाज एंड मैसूर से, तो वहाँ के जो वॉर एक्सपेंसेस थे उनको कलेक्ट करने के लिए एक प्लान बनाते कि वो पैसा कमाएंगे, इन्वॉल्व करके ऑफिसर्स को एज इजारादार्स यानी कि रेवेन्यू फार्मर्स, कहाँ पे, अवध में इन्वॉल्व करते हैं मेजर अलेक्जेंडर हैनी को, जो कि मतलब इजारदार बनाए जाते हैं 1778 में। हैनी जो कि सिक्योर करते हैं इजारा गोरखपुर का एंड बहराइच का, और जो अमाउंट है लगभग 22 लाख रुपीज़ एक साल में वो करते हैं कलेक्ट एक तरीके से। इनफैक्ट ये जो था ये सीक्रेट एक्सपेरिमेंट था कंपनी के द्वारा, ये देखने के लिए कि वो कितना सरप्लस मनी एक्सेस कर सकते हैं, वॉज एक्सेसिबल इन प्रैक्टिस। तो जो हने का जो ऑपरेशन था, एक्सेसिव डिमांड थी रेवेन्यू की, वो इस रीजन में काफ़ी ज़्यादा मतलब आक्रोश पैदा कर देता है एक। तो ज़मींदार जो थे और कल्टिवेटर्स थे वो इस चीज़ के खिलाफ खड़े हो जाते हैं 1781 में, और वीक कर देते हैं विद इन वीक्स जो इनिशियल अपराइजिंग थी। तो जो हनी के सबॉर्डिनेट थे वो मतलब मार दिए जाते हैं ज़मींदार गुरिल्ला फोर्सेस के द्वारा, और जो रेबिलियन था वो सप्रेस हो जाता है, हनी जो है वो डिसमिस हो जाते हैं, और इनकी जो इजारा थी वो फोर्सिबली रिमूव हो जाती है। रिवोल्ट ऑफ राजा ऑफ वाइजेनग्राम जो कि 1794 में। 1758 में एक ट्रीटी होती है इंग्लिश एंड आनंदा गजपति राजू जो कि रूलर थे वाइजिंगराम के, तो वो जॉइंटली क्या करते हैं, आउस्ट द फ्रेंच फ्रॉम द नॉर्थन किरकार्स इन दिस मिशन दे वर सक्सेसफुली। मतलब कुल मिला के ट्रीटी होती है इंग्लिश एंड आनंद गजपति राजू के बीच में, जो कि रूलर होते हैं वाइजिंगराम के। ठीक, तो वो एक साथ मिलकर बोलते हैं कि फ्रेंच के खिलाफ, मतलब फ्रेंच को हटाएंगे नॉर्थन किरकार से, लेकिन इस मिशन में वो सक्सेसफुली क्या कर मतलब देवर सक्सेसफुल। लेकिन जो इंग्लिश होते हैं वो अनयूजुअल इन देयर केस इन इंडिया, मतलब ऑब्वियसली बात है वो अपने वादों से कभी पूरे तो उतरे नहीं, तो वो अपने शब्दों पे खरे नहीं उतरते हैं। ठीक, आनंद राजू जो कि अपनी मतलब मरने से पहले ये सीरियसली टैकल करते रहते हैं इंग्लिश को, हालांकि लेकिन जो ईस्ट इंडिया कंपनी है वो ऑन टू डिमांड अ ट्रिब्यूट ऑफ 3 लाख रुपये, मतलब ये 3 लाख रुपये पता नहीं क्यों मतलब इनसे मतलब वाइजन ग्राम राजू से डिमांड करते हैं, जो कि राजा होते हैं वाइजन ग्राम से। और हालांकि कोई भी एज देयर वॉज नो ड्यूज टू बी पेड टू द कंपनी, वो ये बोलते हैं कि कोई भी इस तरीके का मतलब ऑब्वियसली बात है जब उनके पास कुछ है ही नहीं कि तुमको देना है, तो वो तब भी आप ज़बरदस्ती क्यों ले रहे हैं। तो इसकी वजह से जो वो होता है राजा वो थोड़ा सा गुस्सा उस्सा हो जाते हैं। ठीक, तो राजा जो है वो सब मतलब सपोर्ट करे जाते हैं इस रिवोल्ट में, और जो इंग्लिश हैं हालांकि वो कैप्चर कर लेते हैं राजा को 1793 में, और उनको ऑर्डर कर देते हैं एक्साइल का और उनको पेंशन का बोल देते हैं। राजा रिफ्यूज़ कर देते हैं, लेकिन राजा की डेथ हो जाती है बैटल ऑफ पद्मनाभम में
जो कि मॉडर्न विशाखापट्टनम डिस्ट्रिक्ट आंध्र प्रदेश में 1794 के अंदर में डेथ हो गई इनकी। वाइजनग्राम जो कि वो कंपनी के रूल में आ जाता है। बाद में ये जो कंपनी वो ऑफर करती है स्टेट को, इनका डिकीसन राजा मतलब राजा के बेटे को इंट्रोड्यूस कर देती है। डिमांड रिवोल्ट एक हुआ था धुंधिया बेदनूर 1799 से 1800 के बीच में। जैसी कॉन्क्वेस्ट होता है मैसूर का 1799 में, तो जो इंग्लिश हैं वो कॉन्फ्रंट करते हैं काफ़ी नेटिव लीडर्स को। और जो धुंधिया बाग है जो कि एक लोकल मराठा लीडर है, वो कन्वर्ट होता है इस्लाम मतलब कन्वर्ट कर दिया जाता है इस्लाम में टीपू सुल्तान के द्वारा, और उनको जेल में डाल दिया जाता है। और मतलब फिर अगर आप देखेंगे तो बहुत जल्दी जो धुंधिया जो है वो ऑर्गेनाइज करता है एक फोर्स कोर कंसिस्ट करता है एंटी ब्रिटिश एलिमेंट्स एंड एक स्मॉल टेरिटरी कार्व कर लेता है अपने लिए। और जो डिफीट हुई थी इंग्लिश के द्वारा अगस्त 1799 में, वो इसको मतलब एक तरीके से अगर आप देखेंगे इसकी हार हो जाती है 1799 में, तो वो रेफ्यूजी हो जाता है मराठा रीजन में, जहाँ से वो इंस्टिगेट करता है डिसअपॉइंटमेंट होता है वो प्रिंसेस के खिलाफ। मतलब कुल मिलाकर वो उसके मन में आ जाता है कि हाँ भाई इंग्लिश को तो हराना है एक तरीके से। वो अपने आप ही लीडरशिप लेता है और 1800 में वो लड़ते हुए उसकी डेथ हो जाती है ब्रिटिश फोर्सेस से, जो ब्रिटिश फोर्सेस थी बेलेस्ले के अंडर में। और धुंधलिया जो है वो क्या हो जाता है, वो फेल हो जाता है अपने मिशन में। रेजिस्टेंस ऑफ केरला वर्मा पजासी राजा 1797 1800 से 1805 के बीच में। केरला के जो वर्मा फजासी राजा करके थे उनको जाना जाता है केरला सिम्हन या लायन ऑफ केरला। ये साई के राजा वो डिफेक्टो हेड थे कोट्टायम के मालाबार वाले रीजन में। और इसके अलावा अगर आप देखेंगे मतलब तो हैदर अली टीपू सुल्तान वगैरह इन सबको रजिस्ट करते हैं। केरला बर्मन जो कि मतलब अगर आप देखेंगे ये इनकी लड़ाई इनसे तो होती है हैदर अली टीपू सुल्तान केरला बर्मन वगैरह, लेकिन ये ब्रिटिशर से भी लड़ाई होती है 1793 1805 में। जो थर्ड एंग्लो मैसूर वॉर होता है और 1790 से 92 के बीच में, तो वो एक्सटेंड करते हैं इंग्लिश अपनी पैरामाउंटेसी कोट्टायम के ऊपर भी, जो कि वॉयलेशन होता है अर्लियर एग्रीमेंट का 1790 का, जो कि इन्होंने रिकॉग्नाइज करा था इसको एज ए इंडिपेंडेंस। लेकिन जो इंग्लिश हैं वो अपॉइंट करते हैं वीर वर्मा जो कि अंकल होते हैं पज्जासी राजा के एज राजा ऑफ कोटायम। तो ये जो न्यू राजा है वो क्या करता है, जो भी न्यू टारगेट सेट करे गए थे कंपनी के द्वारा वो उनको मतलब अचीव करने की कोशिश करता है और काफ़ी ज़्यादा टैक्स बढ़ा देता है पीजेंट में। इसकी वजह से लोगों के बीच में काफ़ी ज़्यादा एक्रोश बढ़ जाता है। तो पचासी राजा के लीडरशिप में 1793 में ये काफ़ी ज़्यादा ब्रेवली लड़ाई लड़ते हैं गुरिल्ला वॉरफेयर टाइप। और 1797 में एक पीस ट्रीटी होती है। लेकिन ये जो कॉन्फ्लिक्ट था जो कि डिस्प्यूट ओवर अ डिस्प्यूट किस पे, वायनाड 1800 में एक स्टार्ट होता है इंसर्जेंट वॉरफेयर। पचासी राजा जो कि ऑर्गेनाइज करते हैं अपनी एक लार्ज फोर्स फिर ठीक ऑफ नायर्स जो कि सप्लीमेंट करी जाती है मबिल्लाज एंड पठान्स के द्वारा, और बाद में डिमोबिलाइज कर देते हैं सोल्जर्स को टीपू के, जो कि बाद में अनएम्प्लॉयड हो गए थे टीपू की डेथ के बाद। नवंबर 1805 में जो केरला सिम्हम जो कि डेथ हो जाती है इनकी गन फाइट में मविला टोडू में, जो कि आज के प्रेजेंट एक केरला कर्नाटक बॉर्डर पे। सिविल रेविलियन हुआ था अवध में 1799 में, जो वाजिर अली खान थे जो कि फोर्थ नवाब थे नवद के। तो ब्रिटिशर्स की हेल्प से वो अस्केंड करते हैं थ्रोन यानी कि गद्दी पे बैठते हैं 1797 में। लेकिन बहुत जल्दी इनके जो रिलेशन ब्रिटिशर्स के साथ वो खट्टे होने लगते हैं और ये रिप्लेस हो जाते हैं सादत अली खान सेकंड के द्वारा। तो वज़ीर अली खान जो कि उनको पेंशन दी जाती है बनारस में, वॉज ग्रांटेड अ पेंशन इन बनारस। हाउवर जनवरी 1799 में वो ब्रिटिश रेसिडेंट जॉर्ज फ्रेडरिक चेरी को इनवाइट करते हैं लंच के लिए। और वाजिर अली के जो गार्ड हैं वो दो अदर यूरोपियंस को मार देते हैं और मजिस्ट्रेट को भी अटैक करते हैं बनारस के, क्योंकि वो गद्दी पे से हट गए थे, बुरा तो लगेगा ही। और ये जो होल इंसिडेंट था ये फेमस हो जाता है मास्कर ऑफ बनारस। मतलब यार एक कोई राजा है अब वो उसको हटा के दूसरा बना दिया तुमने और बुरा लगेगा। तो वाजिर अली जो है वो असेंबल करते हैं काफ़ी सेवरल थाउजेंड मेंस को, जो कि डिफीट करे गए थे जनरल एस्क्रीन के द्वारा। वाजिर अली जो है फिर वो बुतवाल की तरफ जाते हैं और उनको फिर असाइलम दिया जाता है रूलर ऑफ जयपुर के द्वारा। आर्थर वेलेस्ली रिक्वेस्ट करते हैं राजा ऑफ जयपुर से कि वो वाजिर अली को ना रहने की जगह दें। वाजिर अली को मतलब
अगर आप देखेंगे तो एक्स्ट्राडिट ऑन द कंडीशन डेट ही वुड नाइदर बी हैंग, मतलब उसको इस वजह इस बिहाफ पे छोड़ा जाता है कि नहीं तुमको, मतलब जयपुर के उसके द्वारा राजा के कि तुमको नहीं मारा जाएगा, नहीं लटकाया जाएगा। लेकिन जैसे ही वो सरेंडर करते हैं 1799 में, तो इनको कन्फाइनमेंट में भेज दिया जाता है फोर्ट विलियम जो कि कलकत्ता में। अपराइजिंग हुई थी गंजाम एंड गुमसूर 1800 में, 1835 से 37 के बीच में। जो नॉर्थन किरकार से और जो गंजम है जो उसके सराउंड एडजॉइनिंग रीजन से, उनमें रिवोल्ट होता है अगेंस्ट ब्रिटिश रूल। और जो स्त्रीकारा भंज जो कि एक ज़मींदार थे गुमसूर के गंजाम डिस्ट्रिक्ट में, रिफ्यूज़ कर देते हैं पे करने से रेवेन्यू 1797 में। 1800 में वो ओपनली रिवेल करते हैं और डिफाइड करते हैं पब्लिक अथॉरिटीज़ को। स्नूथ ग्रास जो कि एक ओप्रेसिव एंड करप्ट कलेक्टर थे वो रिप्लेस करते हैं और सप्रेस करते हैं इंसरेक्शन को। जो स्त्रीकार है वो ज्वाइन करी जाती है जलानी देव जो कि विजयनगर के थे, पोती पोड्डा की मेडी के, एंड जगन्नाथ देव जो कि प्रतापगढ़ी चिनाकी मेदी के थे। 1805 में जगन्नाथ देव जो कि कैप्चर्ड करे जाते हैं, उनको भेजा जाता है मसूलीपट्टनम। लेकिन जो इंग्लिश हैं वो साइन करते हैं कुछ डिस्ट्रिक्ट स्त्रिका भंज को। 1807 से 1808 के बीच में धनंजय भंज जो कि बेटे हैं किसके, स्त्रिकारा के, वो फोर्स करते हैं अपने फादर को कि वो अपने स्टेट को छोड़ दें। जनन्य जो हैं रिवेल करते हैं अगेंस्ट इंग्लिश, लेकिन उनको भी सरेंडर के लिए फोर्स कर दिया जाता है और वो सरेंडर करते हैं 1815 में जून। स्त्रिका जो कि रिटर्न आते हैं गंजाम में, वो रीअपॉइंट होते हैं एज अ जमींदार और वो मैनेज करते हैं एस्टेट बिटवीन 1819 से 1830, बट वो फेल हो जाते हैं लिक्विडेट करने में काफ़ी सारी चीज़ों को अपने सन के फेवर में जो कि धनंजय थे, और अनेबल हो जाते हैं पे करने में काफ़ी ज़्यादा एनमरस एरियरर्स। और धनंजय भंज जो है वो सेकेंड टाइम दोबारा से रेविलियन करते हैं जिस टाइम पे ब्रिटिश ऑक्यूपाई कर लेते हैं गुमसूर एंड कोल्डियाकोन नवंबर 1835 में। और जो रिवोल्ट था वो ग्रेटली रिड्यूस कर देता है गवर्नमेंट की अथॉरिटी को, लेकिन जो धनंजय था उनकी डेथ हो जाती है दिसंबर 1835 में, और जो उसके फॉलोअर थे वो कंटिन्यू करते हैं इस रेजिस्टेंस को। और जो गवर्नमेंट थी वो अपॉइंट करती है रसेल को, और वो उसको फुल डिस्क्रिशनरी पावर दे देती है डील करने के लिए सिचुएशन से। और ये जो स्ट्रगल था वो चलता है 1837 तक, और जिस टाइम पे जो दूरा भी सही है जो कि फॉर्मिडेबल लीडर थे वो अरेस्ट होते हैं, और जो ज़मींदारी थी गुमसर की वो फोर्टिफाइड हो जाती है। अपराइजिंग होता है पलामू में 1818 से 1802 के बीच में। जो पॉलिटिकल सिचुएशन थी पलामू की वो कॉम्प्लिकेटेड हो जाती है एग्रीरियन लैंडलॉर्डिज्म और फ्यूडल सिस्टम के कारण, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा क्राइसिस आ जाते हैं यहाँ पे इन सिस्टम की वजह से। 1800 में जो भूकन सिंह थे जो कि चेरो चीफ थे वो रेवेलियन स्टार्ट करते हैं। जो कॉलोनल जोन्स थे वो लगभग कैंप मतलब फॉर 2 ईयर्स मतलब वो अपना कैंप लगा के वहीं पे रहते हैं पलामू एंड सरगुजा में, जिससे कि सप्रेस कर सके इस रेवेलियन को। और जो भूकन सिंह थी उनकी डेथ हो जाती है 1802 में, और फिर ये इस वजह से ये जो रेवेलियन है वो ठंडा पड़ जाता है। पॉलीगर्स रिवोल्ट 1795 से 1805 के बीच में। जो पॉलीगर्स थे जिनको पल्लियाकारा गरल बोला जाता था साउथ इंडिया में, इन्होंने काफ़ी ज़्यादा स्टिफ रेजिस्टेंस दिखाया ब्रिटिशर्स के खिलाफ 1795 में और 1805 तक। जो मेन सेंटर थे इसके स्ट्रॉन्ग अपराइजिंग थी वो थी तिन्नेवेली, तिरुनेलवेली के नाम से जानते हैं, रामंथपुरम या शिवगंगा, शिवागिरी, मदुरई, नॉर्थ आरकोट। जो प्रॉब्लम स्टार्ट हुई थी 1781 में हुई थी, जिस टाइम पे जो नवाब था आरकोट के वो मैनेजमेंट एंड कंट्रोल तिन्नेवेली का और कर्नाटक प्रोविंसेस का ईस्ट इंडिया कंपनी को दे देते हैं। और ये जो अरेंजमेंट था इसी की वजह से रिसेंटमेंट हो जाती है पॉलीगर्स के बीच में, और काफ़ी लंबे समय तक चलता है ये चीज़। तो जो फर्स्ट रिवोल्ट होता है पॉलीगर्स का कंपनी के खिलाफ वो बेसिकली था टैक्सेशन को लेके, बट बाद में एक लार्जर पॉलिटिकल डायमेंशन ले लेता है। और फिर एंड ट्रीटेड द पॉलीगर एनिमीज, फिर वही है कि इंग्लिश में फिर इनको एज एनिमी देखने लगते हैं। कट्टा वोमन नायकन जो कि पॉलीगर थे कहाँ के, पंजनलकुरिची, जो कि लीड करते हैं इंसरेक्शन को, जो कि 1795 से 1799 के बीच रहता है। और एक बैटल के बाद जिसमें कंपनी जो फोर्सेस थी वो डिफीट हो जाती हैं वीरापांड्या कट्टा वोमन के द्वारा। तो जो एक प्राइस था जो कि पुट ऑन द लेटर्स हेड, ये लीड करता है काफ़ी ज़्यादा रेवेलियन हो जाता है पॉलीगर्स के द्वारा और री होता है कंपनी के खिलाफ। लेकिन इंग्लिश कंपनी जो है वो डिफीट कर देती है कट्टा वोमन को, और फिर उसको जाना पड़ता है पुडुकोट्टई फॉरेस्ट में एक बार फिर बिट्रेल बाय एटप्पन द राजा ऑफ
Pudukkottai, who entered into an agreement with the British, led to the capture of Kottabomman. Kottabomman was hanged in a conspicuous place, यानी कि वो उस जगह पहुंच जाता है, उस इलाके में जहां ऑलरेडी उस राजा का इंग्लिश मैन के साथ एक एग्रीमेंट हो रखा होता है। फिर बाद में इनको एक मतलब एक कॉन्स्पिशियस प्लेस पे जाके इनको हैंग कर दिया जाता है। जो एक क्लोज एसोसिएट थे सुब्रमण्या पिल्लई, उनको भी हैंग कर दिया जाता है। एंड सुंदरा पंदई जो कि अनदर रेबल थे, उसको भी मार दिया जाता है। पलायम जो थे पंजला कुरुंची के, वो जो एस्टेट थी और इनके साथ जो अदर पॉलीगर्स थे वो ज्वाइन करते हैं रेबेलियन को और कन्फेस्केट करते हैं, और मतलब सबको धीरे धीरे फिर जेल में डाल दिया जाता है इन लोगों के द्वारा। जो सेकंड फेज था वो काफ़ी ज़्यादा वायलेंट था इस वाले से। ये स्टार्ट होता है 1801 में, जिस टाइम पे जो पॉलीगर्स थे उनको इम्प्रिजन कर दिया जाता है फोर्ट ऑफ पलमकोट्टा में, और वो वहाँ से निकलने में कामयाब हो जाते हैं। तो जो रेबल हैं वो टुक कंट्रोल ऑफ मैनी फोर्ट्स एंड इवन कैप्चर ट्यूटिकोरिन, तो वो जो मतलब ये काफ़ी ज़्यादा किलों पे अपना कब्जा जमा लेते हैं और कैप्चर कर लेते हैं ट्यूटिकोरिन को भी। जो ब्रिटिश फोर्सेस हैं वो रेनफोर्स होती हैं मालाबार से और फिजिट और लीड करी जाती हैं ओमन थुरोई, जो कि ब्रदर थे कट्टा वोमन के, जो कि चले गए थे शिवगंगा। रामनद वो ज्वाइन करते हैं रेबेलियन। मुरुदोस जो कि लेड करा जा रहा होता है उस समय पर मरुथु पांड्यन के द्वारा, जो कि सप्रेस हो जाता है अक्टूबर 1801 में। जो फोर्ट था पंजला कुरुंची का वो रेज टू द ग्राउंड, और जो नेम था प्लेस का वो एक्सपंस्ड, वो हटा ही दिया जाता है सारे डॉक्यूमेंट से डिस्ट्रिक्ट के। मीनवाइल जो नवाब था सरेंडर कर देता है। सिविल एंड मिलिट्री एडमिनिस्ट्रेशन और सारी टेरिटरी और डिपेंडेंसी जितनी कार्नेटिक की थी किसको, कंपनी को। 1803 से 1805 के बीच में जो पॉलीगर्स थे नॉर्थ आरकोट के, उसमें फिर दोबारा रिविलियन होता है। क्योंकि उनके राइट्स को डिप्राइव कर दिया जाता है। जो कि कलेक्ट करने वाला होता है कवल फीस का वो ले लेते हैं राइट्स को। ये जो रीजन था वो लोलेस कंडीशन में चला जाता है, और पर्टिकुलरली कौन सा, चित्तूर और चंद्रगिरी। और जो पॉलीगर था ये गुंता के, वो प्रूव करते हैं मोस्ट डेयरिंग एंड टेरी सेपरेट अमंग द इंसर्जेंट चीफ, उनको ज्वाइन करा जाता है दिस पोस्ट पॉलीगर के द्वारा चराग कल्लू। और फरवरी 1805 में जो रेबल था वो सप्रेस हो जाता है, और काफ़ी जो चीफ जब ऑर्डर करते हैं रिसाइड का मद्रास में, और कुछ अदर्स ग्रांट करते हैं एक अलाउंस 18% रेवेन्यूज़ पे। पॉलीगर रेबेलियन जो कि स्प्रेड होता है वास्ट एरिया में साउथ इंडिया में। जो प्रोक्लेमेशन थे रेबल्स के द्वारा जस्ट लाइक से असुन्नु मुगई इंडिकेट करते हैं, ये बिलीव करते हैं मास मूवमेंट वे इन एलियन रूल के खिलाफ और इंडिपेंडेंस चाहते हैं। अपराइजिंग हुई थी हरियाणा रीजन में 1803 से 1810 के बीच में। जो रीजन आज का प्रेजेंट है हरियाणा, और जो अदर पोजेशंस है सिंधिया की, वो ले ली गई थी ईस्ट इंडिया कंपनी के द्वारा। एक ट्रीटी ऑफ सुरजी अर्जुन गांव करके हुई थी। अर्जुन गांव 1803 में। जो पीपल थे इस एरिया के वो अपोज करते हैं न्यू सेटअप और स्ट्रॉन्ग अपोजिशन करते हैं फिर कंपनी रूल के खिलाफ। और जो 6 चीफ थे अंबाला करनाल थाने सर के, खासकर वो वेस्टर्न हरियाणा रीजन जो कि अपोजिशन करता है ब्रिटिशर्स का। ऑर्गेनाइज होता है ये मुस्लिम भाटी राजपूत के द्वारा अंडर किसके लिए लीडरशिप, जबीता खान जो कि सिरसा के थे, रानिया एंड खान बहादुर खान फतेहाबाद के थे। और लगभग नंबर ऑफ फेल्ड एफर्ट्स, मतलब काफ़ी ज़्यादा जब फेल हो रहे थे ये चीज़ों में, तो ये सब्ड्यू कर देते हैं अपराइजिंग को। और जो लार्ज कंटिजेंट होता है अंडर कॉर्नल एडम्स इज सेड टू बी हैव बीन सेंट बाय द ब्रिटिश इन नवंबर 2009, नहीं 2009 नहीं, गलत है ये 1809 होना चाहिए, 1809 ठीक। यानी कि ब्रिटिशर्स के द्वारा कॉलोनल एडम के अंदर में अटैक करने के लिए भेजा जाता है। कहाँ, फतेहाबाद सिरसा एंड रानिया में। जो ब्रिटिश थे वो जीत जाते हैं सारी बैटल्स में इस एक्सपेडिशन में। और जो पीपल थे इस सारे रीजन के, रोहतक भिवानी ईस्टर्न पार्ट हिसार के, वो रेडी नहीं थे इनकी अथॉरिटी को एक्सेप्ट करने के लिए। लेकिन फिर लगातार कंटिन्यू रिवोल्ट चलता ही रहता है ब्रिटिशर्स के खिलाफ। तो बाद में जो मिंटो थे जो कि गवर्नर जनरल थे, जो वो एडवाइस करते हैं मिलिट्री एक्शन के लिए अगेंस्ट रेबल। और जो ब्रिटिश रेसिडेंट थे दिल्ली आर्कीबल्ड शेतोन, वो भेजी जाती हैं काफ़ी बड़ी बड़ी फोर्सेस। किसके चार्ज में, गार्डिनर के और असिस्टेंट जो होते हैं रेसिडेंट के दिल्ली में, मार्च 1810 में। और वो इस रेबेलियन को क्या कर देते हैं,
सबड्यू कर देते हैं, जो कि जाट्स एंड रनघर्स के द्वारा हो रखा होता है। जो पीपल थे भिवानी के, वो मैनेज करते हैं। चेक द एडवांस ऑफ द ब्रिटिश फॉर अ शॉर्ट वाइल, मतलब थोड़ा सा इन द सेंस ऐसे समझ लो कि ब्रिटिशर्स से पूरा लोहा लेने की कोशिश करते हैं, लेकिन ब्रिटिश के पास हैवी आर्टिलरी थी, तो पिछली बात है वो तो हरा ही देंगे, और वह फिर भिवानी वगैरह को भी कैप्चर कर लेते हैं। और जो फोर्ट होता है हंसी का, उसको कन्वर्ट करते हैं मिलिट्री कैंटोनमेंट में। ओके, तो सिविल अपराइजिंग आई थिंक काफ़ी सारे हैं इसमें, फिर इसके बाद अभी हम बहुत सारे और पढ़ेंगे। तो आई होप कि आज इस लेक्चर में हम इतने ही सिविल अपराइजिंग देख लेते हैं, बाकी हम नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे दीवानी वेलू थम्पी रिवोल्ट से। तो मिलते हैं आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू एवरीवन, प्लीज़ लाइक शेयर कमेंट एंड सब्सक्राइब।